तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं और 1971 के उस हाई स्टेक समुद्री चेस मैच को डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे सीक्रेट जासूसों की, पानी के नीचे के खतरनाक धमाकों की और समय के खिलाफ दौड़ती एक धड़कन रोक देने वाली टाइमलाइन की। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि दिमागी रणनीतियों का एक ऐसा खेल था जिसने पूरे युद्ध का रुख ही पलटकर रख दिया था। अब इस पूरे संकट के स्केल को समझने के लिए जरा मार्च 1971 के समय में वापस चलते हैं। 90 लाख, एक बार सोचकर देखिए इस नंबर को। एक बेहद क्रूर मिलिट्री क्रैकडाउन के चलते लगभग 90 लाख शरणार्थियों को अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर पार करना पड़ा था। और इसका नतीजा, सिस्टम पर $700 मिलियन का एक बहुत ही भारी आर्थिक बोझ आ गिरा। हालत ये थी कि पूरे इलाके की डेमोग्राफी ही बदलने का खतरा पैदा हो गया था। लीडरशिप को समझ आ चुका था कि अब समुद्र के रास्ते दुश्मन की सप्लाई लाइंस को काटना ही होगा। तो 1971 के इस भयानक संकट की असल में शुरुआत कैसे हुई? इसी सवाल के जवाब में जन्म होता है एक बेहद सीक्रेट मिशन का, ऑपरेशन एक्स। इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ने मई 1971 में इस टॉप सीक्रेट मिशन को शुरू करवाया। पश्चिम बंगाल के एक गुप्त कैंप में, जिसका कोड नेम C2P था, वहां मुक्ति वाहिनी के कमांडोज को खास ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब आप सोचेंगे कि इनका मुख्य हथियार क्या था? वो थी लिम्पिट माइन। ये एक ऐसा विस्फोटक है जिसे गोताखोर रात के अंधेरे में ले जाकर शक्तिशाली चुंबक के जरिए सीधे दुश्मन के जहाजों पर चिपका सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे सिनेमैटिक चीज है, वो है इस हमले को ट्रिगर करने का तरीका। मतलब कमांडोज को रेडियो पर एक खास सिग्नल का इंतजार था, और वो सिग्नल थे 2 पहले से तय किए गए गाने। 15 अगस्त को जैसे ही भारतीय रेडियो पर वो गाने बजे, गोताखोर पानी में उतरे और ऐसा कहर बरपाया कि 100 से ज्यादा जहाजों और करीब 19,000 टन गोला बारूद को रातों रात तबाह कर दिया। जाहिर है, इस तबाही के बाद दुश्मन बौखला गया और अब बारी थी INS विक्रांत को बचाने की। दुश्मन को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित ऑपरेशन है। और उनके जवाबी हमले का सिर्फ एक ही टारगेट था, भारत का सबसे कीमती नेवल एसेट INS विक्रांत को। आप सिर्फ लोहे का एक जहाज मत समझिए, ये एक शहर के आकार का तैरता हुआ एयरबेस था जो 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स लॉन्च कर सकता था। इसमें अकेले ही युद्ध का पासा पलटने का दम था, इसलिए इसे हर हाल में बचाना था, वो भी तब जब इसके बॉयलर्स को अर्जेंट रिपेयर की जरूरत थी। और विक्रांत के इसी विशाल खतरे को खत्म करने के लिए दुश्मन ने भेजा अपना सबसे खतरनाक हथियार, PNS गाजी। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि टेंशन कितनी ज्यादा थी। एक तरफ हमारा विशाल, आसानी से नजर आने वाला लक्ष्य था INS विक्रांत, और दूसरी तरफ था उसका शिकारी, एकदम अदृश्य, गहरे पानी में छुपकर वार करने वाली PNS गाजी पनडुब्बी, जो विनाशकारी मार्क 14 टॉर्पीडो से लैस थी। इसका पुराना नाम USS डियाब्लो था। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बिल्कुल किसी टिक टिक करते बम की तरह है। 14 नवंबर को गाजी चुपचाप पोर्ट से निकलती है, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों ने उसके छोटे रेडियो सिग्नल्स पकड़ लिए। ये एकदम साफ था कि ये खतरनाक शिकारी सीधे विक्रांत की तरफ आ रहा है, और 25 नवंबर को तो उसे हमला करने का फाइनल ऑर्डर भी मिल गया था। और यहीं पर इंडियन नेवी ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, द मास्टर डिसेप्शन। जब वाइस एडमिरल N कृष्णन को पता चला कि गाजी मद्रास की तरफ बढ़ रही है, तो उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने विक्रांत को रातों रात अंडमान के पास एक बेहद खुफिया और निर्जन जगह पर भेज दिया। इस जगह को पोर्ट एक्सरे कहा जाता था। वहां का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था कि किसी भी पनडुब्बी का छुपकर आना नामुमकिन था। एक ही झटके में विक्रांत दुश्मन के रडार से पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन गाजी को दूर कैसे रखा जाए, इसके लिए एक बिल्कुल हेस्ट मूवी लेवल का जाल बिछाया गया। जानबूझकर ऐसे फेक रेडियो सिग्नल भेजे गए जिन्हें दुश्मन आसानी से पकड़ ले। और तो और विशाखापट्टनम पोर्ट पर भारी मात्रा में सब्जियों और राशन के फेक ऑर्डर्स दिए गए। मकसद सिर्फ दुश्मन के जासूसों को यकीन दिलाना था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है, जबकि असल में वहां एक पुराने जहाज को डिकॉय यानी चारे की तरह खड़ा किया गया था। इस धोखे ने काम किया, और अब हम पहुंचते हैं इसके फाइनल शोडाउन पर। यह मास्टरमाइंड डिसेप्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठा। गाजी अपना रास्ता बदलकर चुपचाप विशाखापट्टनम के भारी सुरक्षा वाले इलाके में आ फंसी, और यहीं उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। पोर्ट के पास माइंस बिछाते वक्त दूर से आते एक लोकल जहाज को देखकर गाजी को लगा कि वो पकड़े जाएंगे। घबराहट में उन्होंने एक ऐसी तेज इमरजेंसी डाइव लगाई कि पनडुब्बी सीधे समुद्र के तल से टकरा गई और बुरी तरह फंसकर उसके खुद के मिसाइल ट्यूब्स जैम हो गए।
3 दिसंबर को जब आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा हुई तो भारत ने डिकॉय के रूप में उसी पुराने आईएनएस राजपूत को बाहर भेजा। इसकी कमान कैप्टन इंदर सिंह के हाथों में थी। उन्हें मिशन का रिस्क पता था, फिर भी उनका कहना था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। सोचिए क्या जबरदस्त हौसला रहा होगा उनका। और फिर आई वो आधी रात। 11:40 पर आईएनएस राजपूत के सोनार ने पानी के नीचे फंसी हुई पनडुब्बी के वाइब्रेशंस पकड़ लिए। तुरंत 2 बेहद भारी डेप्थ चार्ज पानी में गिराए गए और फिर एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने पूरे तट को हिला कर रख दिया। बाद में जब सबूत मिले तो पता चला कि उस पनडुब्बी की घड़ी हमेशा के लिए रात 12:15 पर रुक चुकी थी। पानी के नीचे का वो सबसे बड़ा खतरा अब पूरी तरह से खत्म था। इसके बाद आईएनएस विक्रांत अपने गुप्त स्थान से बाहर आया और समुद्र में पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी। और इस शानदार रणनीति का फाइनल रिजल्ट 93,000 दुश्मन सैनिकों का ऐतिहासिक सरेंडर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही थ्रिलिंग रिमाइंडर देती है कि कैसे सिर्फ रॉ फायर पावर को भी एक ब्रिलियंट धोखे और शानदार दिमाग से मात दी जा सकती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले युग में भी ये पुरानी और अदृश्य रणनीतियां वैश्विक युद्धों को किस हद तक कंट्रोल करती हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।